कि उनके लिए ये असंभव है। तो ये बुरी खबर वो लोग सुन लें जो चिली की आंखें लगाकर डिजिटल मीडिया को देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया को दबाना असंभव है। मेरा जीना दूभर करते हैं एक मुसलमान होने के नाते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सवाल तो मुसलमान के लिए आए लेकिन जवाब में मुसलमान की तरह ना दो। लोकतंत्र की जो हत्या है, संविधान को जो कमजोर किया जा रहा है, इसमें मीडिया के अलावा जो कमजोर विपक्ष है, जिसमें विचारधारा के स्तर पर उनका कोई कमिटमेंट ही नहीं है कि जो भारत का संविधान है उसकी हत्या कर दी जाए और जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सबके अधिकारों को खत्म कर दिया जाए। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के प्रेस क्लब में और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरफा खानम शेरवानी। आज एक बड़ी मीटिंग हुई है। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं, फोर्सफुली बंद हैं, यूएपीए, एनएसए और देशद्रोह के कानून पर थोप दिए गए हैं और कोई ट्रायल नहीं हो रहा है। और हाल में ही आज ही सुबह एक रिपोर्ट आई है, दिल्ली दंगों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एक बात कही है कि जो हिंसा दिल्ली में हुई उसकी एक बड़ी वजह टीवी मीडिया भी है। इसी पूरे सिलसिले में मैम से बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पे। और सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि मीडिया की भूमिका को आप दिल्ली दंगों में और देश में जितनी भी हिंसाएं हुई हैं उसमें किस तरीके से देखती हैं? जी, मुझे लगता है कि जो पत्रकार हैं वो संविधान के रक्षक नहीं हैं, बल्कि जो पूरा ये हिंदुत्व पर आधारित जो समाज बनाया जा रहा है, जो संविधान की खुलेआम हत्या हो रही है, जो लोकतंत्र को हम बिलखते हुए, किलसते हुए और तड़पते हुए देख रहे हैं, उस सब में एक तरह के एक फुट सोल्जर के तौर पे हम देख रहे हैं, सिपाहियों के तौर पे काम कर रहे हैं। और मुझे सिर्फ एक अकेला पैरेलल याद आता है इतिहास में, वो है नाज़ी जर्मनी। आप ये देखिए, नाज़ी जर्मनी में यही हुआ था कि सबसे पहले मीडिया पे कब्जा किया गया था और जो आम नागरिक थे, आम पत्रकार थे, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया गया था और जो आम लोग थे वो तब्दील हो गए थे आम पत्रकार की। उन्हें मुझे लगता है यहाँ तो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो कि हर तरीके से ये इंश्योर कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसकी हत्या कर दी जाए और जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सबके अधिकारों को खत्म कर दिया जाए। जी मैम, एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप एक ऑब्जर्वर भी हैं और समाज को ऑब्जर्व करती रहती हैं। आपने विपक्ष की भूमिका को दिल्ली दंगों में या फिर किसी भी हिंसा में किस तरीके से देखा है? क्योंकि आवाज उतनी मुखरता से नहीं उठाई गई जितनी भी हिंसाएं हुई हैं देश में। विपक्ष क्यों इस तरीके से शांत रहने की कोशिश कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें मैं चाहती हूँ कि आप 2 साल पहले मत जाइए, आप चले जाइए 2 दिन पहले। 2 दिन पहले गुजरात के खेड़ा में आपने देखा कि सरेआम कुछ मुस्लिम युवकों को आपने देखा कि बिल्कुल हैरानी हंसी भी आती है मुझे कि कहा जाता है कि तालिबानीकरण हो गया है भारत का। मतलब वो देश जहाँ पर के लोगों को ह्यूमिलिएट करने, अपमानित करने की एक तरह से परंपरा हमने देखी है, जहाँ पर उसी राज्य में 2002 के दंगे हुए, जहाँ एक तरह का कंसेंसस बना के जो मुस्लिम समुदाय है उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाएगा, वहाँ भी जरूरत पड़ रही है कि पड़ोसी देश का जो है उदाहरण लिया जाए। मतलब ये आज ही आसिम अली ने बड़ा एक अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हिंदुत्ववादी हैं ये उनके लिए उनके ऊपर इल्जाम लगना चाहिए इस बात का। चलिए मैं वापस आती हूँ, विपक्ष की बात करती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि उसमें आम आदमी पार्टी ने एक भी शब्द नहीं कहा है। आम आदमी पार्टी जो कि बड़े दावेदार के तौर पर उभर रही है कि गुजरात में वो वोट चाहते हैं गुजरातियों का। कांग्रेस पार्टी में भी सिर्फ जो 2 मुस्लिम एमएलएज हैं उन्होंने एक हल्की सी दबी हुई सी आवाज में कुछ उन्होंने बोला है जितना वो बोल सकते थे। तो इस पूरे जो लोकतंत्र की जो हत्या है, संविधान को जो कमजोर किया जा रहा है, इसमें मीडिया के अलावा जो कमजोर विपक्ष है, जिसमें विचारधारा के स्तर पर उनका कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो ये भी एक बड़ा जिम्मेदार है। जी, आप पर भी काफी इल्जाम लगते हैं कि आप जो है अपने समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं, जो कि एक पीड़ित समुदाय है। लेकिन जब वही समुदाय कुछ उस पर कोई इल्जाम लगता है तो आप पर पर्टिकुलरली इल्जाम लगता है कि आप उन्हें उनके गलत पे भी सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या रिप्लाई होगा आपका इस पे? देखिए, पहली बात तो जो जेनेरिक सवाल हैं, जेनेरिक आरोप हैं, मैं उनका जवाब नहीं देती, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आरोप होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगी। लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। पहली बड़ी बात यह है कि आप अगर एक व्यक्ति को उसकी धार्मिक पहचान के लिए एक अपराधी बना दें तो आप उसको गिल्ट से इस तरह भर देना चाहते हैं कि वो भी अपने जैसे लोगों के साथ। देखिए, मेरा तो पूरा देश मेरा है, भारत का हर नागरिक मेरा है, मैं उनकी हूँ, लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो क्या मुझे अपना मानते हैं?
क्या वो ये समझते हैं कि मैं उनके जैसी हूँ? क्या ये समझते हैं कि मैं उनकी तरह नागरिक हूँ? तो वो ये चाहते हैं कि मैं गिल्ट और अपराध बोध से इतना भर जाऊं कि मैं भी अपने समुदाय, वो कह रहे हैं मेरा समुदाय है, मैं कहती हूँ कि वो बहुत सारे पीड़ित समुदायों में से एक है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 8 सालों में लगातार जो मेरे ऊपर हमला हुआ सोशल मीडिया पर, इसके अलावा जिस तरह की मेरे ऊपर धमकियां आई हैं, उनमें से कितनी धमकियां ऐसी हैं जो मेरे ऊपर पत्रकार होने की वजह से आई हैं और कितनी धमकियां ऐसी हैं जो मुझे मुसलमान होने की वजह से आई हैं। तो अगर आप मुझे परेशान करते हैं, मुझे धमकियां देते हैं, मुझे मेरा जीना दूभर करते हैं एक मुसलमान होने के नाते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सवाल तो मुसलमान के लिए आए लेकिन जवाब मैं मुसलमान की तरह ना दूं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर सवाल मुसलमान की तरह होगा तो जवाब भी मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप ऑब्जर्व करती रहती हैं, एक पत्रकार के रूप में हर पत्रकार ऑब्जर्व करता है, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता है? जिस स्थिति में हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस वक्त है, यहाँ इस डैमेज को अनडन किया जा सकता है किसी भी तरीके से? देखिए, बहुत ज़्यादा मैं आपको कोई ऐसी उम्मीद का सूरज तो नहीं देना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज के भी कार्यक्रम में जितने लोग यहाँ मौजूद थे वो दियों की तरह जल रहे थे, और ये जो घना, बिल्कुल मैं कहूँगी नाउमीदी का जो अंधकार है, उसके बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं, वो अलग बात है कि उनकी आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास, सुनाने के लिए कैमरे नहीं हैं, माइक नहीं है, हमारे जो कलम है, हमारे जो पेन है, उसकी रोशनाई सूखी हो गई है कि हम उनकी आवाज़ हम लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभी भी सारी कुर्बानियां देना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ हमें हर तरह की पेशेवराना जिम्मेदारियां और ऑब्लिगेशंस, मैं कहूँगी, उन सबको साइड में रखे, किनारे रखकर सिर्फ इस तरह से समझना होगा, क्योंकि जो एक अलग तरह का वक्त है, ये अभूतपूर्व समय है। इसलिए जो हमारी जिम्मेदारी है एक पत्रकार के तौर पे, वो भी बदल गई है। जो पत्रकारिता की किताब में आपने पढ़ा और मैंने पढ़ा, वो उस वक्त के हिसाब से थी जब उस वक्त के जो राजनीतिक हालात थे। आज मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी एक पत्रकार के तौर पे तो है ही, लेकिन एक नागरिक के तौर पे भी बढ़ गई है। मीडिया के पत्रकार सोशल मीडिया की ओर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खतरा बना हुआ है, कभी भी चैनल बंद कर दिया जा रहा है, वीडियो डिलीट कर दिया जा रहा है, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें पता है कि जो अच्छी और सच्ची और सही पत्रकारिता आ रही है वो आ रही है सीधे तौर पर डिजिटल मीडिया से। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो चील की जो आंखें हैं वो अब टिक गई हैं पूरे तरीके से डिजिटल मीडिया पर, कि हम इसको एक तरह से क्रश कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो पाबंदी लगाना चाहते हैं डिजिटल मीडिया पर, ऑनलाइन मीडिया पर, कि इतने स्टेक होल्डर्स पैदा हो गए हैं, इतने ज़्यादा लोग पैदा हो गए हैं समर्थन करने वाले। और ख़ासकर जिस संस्था के लिए मैं काम करती हूँ, आप ये देखिए कि पूरे तरीके से लोगों के समर्थन पे ही टिकी हुई है। तो जितनी बड़ी तादाद में लोग हमें देखते हैं, जितने बड़ी तादाद में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, न सिर्फ कि मेरा संस्थान बल्कि आपके जैसे तमाम यूट्यूब पर जो आधारित चैनल हैं, कि उनके लिए ये असंभव है। तो ये बुरी खबर वो लोग सुन लें जो चील की आंखें लगाकर डिजिटल मीडिया को देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया को दबाना असंभव है। देखिए, ये बातें जो भी आपने अभी तक सुनी हैं वो एक पत्रकार के नज़रिए से थी और एक नागरिक के नज़रिए से। जैसा कि मैम कहती हैं कि एक पत्रकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। और आपकी जिम्मेदारी भी ये बढ़ गई है कि जब आप अपना सर्वोच्च अधिकार इस्तेमाल करने जाएं, वोट देने जाएं, तो उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करें। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।